नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करेंगे, बीडीएसएम और किंक का मनोविज्ञान। मुख्यधारा की जो बातें और मिथक है ना, आज उनसे बहुत आगे जाएंगे। हम इंसानी इच्छाओं के पीछे छिपे असली विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे। सच मानिए, आज जो साइकोलॉजी हम समझने वाले हैं वो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए बिल्कुल गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले पॉप कल्चर के उन मिथकों को हटाएंगे जो सच नहीं है। फिर शक्ति यानी पावर के मनोविज्ञान को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारे बचपन के अटैचमेंट स्टाइल कैसे हमारी भूमिकाएं तय करते हैं। फिर सहमति या कंसेंट के ढांचे पर बात होगी। इसके बाद सेंसेशन प्ले और आखिर में हीलिंग, विश्वास और गहरे जुड़ाव वाले पहलुओं को देखेंगे। ये पूरा का पूरा विश्लेषण एकदम एकेडमिक, स्ट्रक्चर्ड और सेफ होने वाला है। सेक्शन 1, पॉप कल्चर के मिथकों से परे। अब जब भी बीडीएसएम का जिक्र आता है तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी फिल्मों का ध्यान आना बहुत आम है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे अक्सर सिर्फ हिंसा या किसी तरह के ट्रॉमा के रूप में पेश किया है, लेकिन सच में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे तोड़ना और एक सही वैज्ञानिक आधार बनाना सबसे पहले जरूरी है। आखिर मानव इच्छाओं और इन किंक डिजायर्स को असल में ड्राइव क्या करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। आज हमारा पूरा फोकस सामाजिक वर्जनाओं या शॉक वैल्यू से हटकर एकदम सीधे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होगा। चलिए सबसे पहले कुछ बुनियादी लेकिन जरूरी अंतर समझ लेते हैं। अक्सर लोग किंक और फेटिश को एक ही तराजू में तौल देते हैं, राइट? लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसे ऐसे समझते हैं, किंक एक तरह का लचीलापन है, एक ऐसा एलिमेंट जो प्लेजर यानी आनंद को बढ़ा तो देता है, लेकिन उसका होना एकदम अनिवार्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फेटिश एक बहुत ही स्पेसिफिक फिक्सेशन है। इसके बिना उत्तेजना या अराउजल लगभग नामुमकिन सा होता है। ये छोटा सा फर्क व्यवहार को सही ढंग से समझने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है, कई बार बीडीएसएम की तुलना नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजुरी यानी एनएसएसआई से कर दी जाती है, लेकिन रिसर्च बिल्कुल अलग कहानी बताती है। स्टडीज के मुताबिक बीडीएसएम पूरी तरह से आपसी इच्छा और गहरे जुड़ाव से प्रेरित होता है। इसे सहमति से करने के बाद लोग खुद को बहुत एम्पावर्ड और सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके बिल्कुल उलट एनएसएसआई अक्सर नेगेटिव इमोशंस या दर्द से बचने के लिए किया जाता है, जिसके बाद अकेलापन या अलगाव महसूस होता है। तो बीडीएसएम असल में एक बहुत ही पॉजिटिव और कंसेंशुअल मनोवैज्ञानिक अनुभव है। सेक्शन 2, शक्ति यानी पावर का मनोविज्ञान। अब बाहरी व्यवहारों से थोड़ा और गहरे अवचेतन में चलते हैं। वयस्कों की इस अंतरंगता में पावर एक्सचेंज के पीछे असल में कौन से सबकॉन्शियस ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, आइए उन्हें समझते हैं। सबसे पहले तो इस एक्रोनिम को ही डिकोड कर लेते हैं। बीडीएसएम का मतलब है बॉन्डेज और डिसिप्लिन, डोमिनेंस और सबमिशन, सैडिज्म और मैसोचिज्म। अब सुनकर लग सकता है कि ये सिर्फ कोई शारीरिक गतिविधि है, पर मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ये सब पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड पावर डायनामिक्स, गहरे आपसी विश्वास और भावनात्मक समर्पण के इर्द गिर्द घूमता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सहमति से लिया गया फैसला है, जहाँ कंट्रोल खुशी खुशी दिया और लिया जाता है। और इसी से जुड़ा डॉक्टर रॉय बामिस्टर का एक बहुत ही शानदार शोध है। उन्होंने बताया है कि मैसोचिज्म असल में रोजमर्रा की जिंदगी के भारी दबावों से एक गजब की मुक्ति दिला सकता है। ये एक तरह का कैथार्सिस है, यानी मानसिक शुद्धि। जरा सोचिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि जानबूझकर अपना नियंत्रण किसी और को सौंप देना असल में दिमाग को एक बहुत बड़ी राहत दे सकता है। हमारी रोज की जिम्मेदारियों और तनाव से एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ब्रेक। ये बिल्कुल दिमाग को रीसेट करने जैसा है। सेक्शन 3, अटैचमेंट स्टाइल और भूमिकाएं। इस पूरे एक्सप्लेनर का ये शायद सबसे आकर्षक हिस्सा है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव और अडल्ट अटैचमेंट स्टाइल्स ये तय कर देते हैं कि कोई इंसान बीडीएसएम की किस खास भूमिका की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। चीन में हुए एक बहुत ही अहम क्रॉस सेक्शनल अकादमिक अध्ययन का डेटा को चौंकाने वाले खुलासे करता है। इस रिसर्च के डेमोग्राफिक डेटा में देखा गया कि सबमिसिव यानी सब टाइप भूमिकाओं में लगभग 60% महिलाएं थीं। अब जाहिर है कि इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का भी बड़ा हाथ होता है, लेकिन ये डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि इन भूमिकाओं को चुनने में जेंडर का एक बड़ा पैटर्न तो पक्के तौर पर मौजूद है। और मनोविज्ञान
इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, जो डॉम टाइप होते हैं वो अक्सर सिक्योर या एविडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले होते हैं। उन्हें किसी के दूर जाने यानी सेपरेशन की एंग्जाइटी बहुत कम होती है और उनमें कंट्रोल करने की एक चाह होती है। वहीं जो सब टाइप होते हैं उनमें अक्सर एंग्शियस अटैचमेंट देखा जाता है। ऐसे लोग अक्सर किसी पार्टनर के बनाए अनुशासन और नियमों के अंदर एक गजब की सुरक्षा और शांति महसूस करते हैं। और हाँ, स्विच वो लोग हैं जो अपने पार्टनर की ज़रूरतों के हिसाब से दोनों में से कोई भी भूमिका बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। कहने का मतलब है, ये सारी इच्छाएं हवा में नहीं है, ये हमारी गहरी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों का ही अक्स है। सेक्शन 4, सहमति यानी कंसेंट का ढांचा। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, एक स्वस्थ किंक और किसी नुकसान के बीच जो इकलौती दीवार है वो है सहमति। ये इस पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और ज़रूरी आधार है। तो इस सहमति को पक्का करने के लिए किंक कम्युनिटी में 2 मुख्य फ्रेमवर्क काम करते हैं। पहला है SSC, मतलब सेफ, सेन एंड कंसेंशुअल, यानी सब कुछ सुरक्षित, समझदारी भरा और आपसी सहमति से हो। और दूसरा है RACK, यानी रिस्क अवेयर कंसेंशुअल किंक। यह इस सच्चाई को मानता है कि कुछ गतिविधियों में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, लेकिन जरूरी ये है कि इसमें शामिल हर व्यक्ति उस रिस्क से पूरी तरह वाकिफ हो और खुशी खुशी उसके लिए राजी हो। ये दोनों ही ढांचे बस एक ही बात सुनिश्चित करते हैं कि हर कदम पूरी जानकारी और एक दूसरे के गहरे सम्मान के साथ उठाया जाए। अब इस सहमति को असल में लागू कैसे करते हैं? इसके लिए स्टॉप लाइट सेफ वर्ड सिस्टम जैसी तकनीकें काम आती हैं। ये संचार का एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। हरा मतलब सब बढ़िया है, चलते रहिए। पीला मतलब थोड़ा धीमा कीजिए या एक बार पूछ लीजिए कि सब ठीक है ना। और लाल का मतलब है तुरंत बिना कोई सवाल किए रुक जाना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जब हमें पता होता है कि गाड़ी के ब्रेक एकदम सही काम कर रहे हैं, तभी हम खुलकर और सुरक्षित तरीके से गाड़ी की रफ्तार का मजा ले पाते हैं। साफ सीमाएं ही असल में बेखौफ अन्वेषण की आज़ादी देती हैं। सेक्शन 5, सेंसेशन प्ले और प्रेजेंस, यानी वर्तमान में रहना। अब तक हमने जो भी मनोवैज्ञानिक बातें की, चलिए देखते हैं कि उन्हें सेंसेशन प्ले की दुनिया में एकदम प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लागू किया जाता है। मास्टर्स और जॉनसन ने एक बहुत ही कमाल की तकनीक विकसित की थी जिसे सेंसिट फोकस थेरेपी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी भी तरह के परफॉर्मेंस या लक्ष्य के भारी दबाव को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पल में शरीर की संवेदनाओं और स्पर्श पर ले आया जाता है। मनोविज्ञान में ये एंग्जाइटी को कम करने और पार्टनर्स को शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर फिर से बहुत गहराई से जोड़ने का एक बेहद कारगर तरीका माना गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन संवेदनाओं को जगाने के लिए किसी महंगे या खास सामान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। घर में मिलने वाली आम चीजें ही काफी हैं, जैसे तापमान बदलने के लिए बर्फ के टुकड़े, हल्के और अचानक होने वाले स्पर्श के लिए कोई पंख, आंखों पर बांधने के लिए एक मुलायम रेशमी स्कार्फ या फिर हल्के दबाव के लिए लकड़ी के चम्मच। ये सब चीजें सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती हैं। दिमाग किसी परफेक्ट आउटकम की चिंता छोड़कर बस उस पल के संवेदी अनुभव में डूब जाता है। तरीका बहुत साधारण है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली इसका असर जबरदस्त होता है। सेक्शन 6, हीलिंग, विश्वास और जुड़ाव। चलिए इस एक्सप्लेनर के अंतिम और शायद सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन संरचित अभ्यासों के दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक फायदे क्या-क्या हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्चर्स सैमुअल ह्यूजेस ने किंक आइडेंटिटी डेवलपमेंट के कुछ बहुत ही साफ चरण बताए हैं। ये अक्सर बचपन की किसी शुरुआती रुचि से शुरू होता है, फिर टीनेज में इंसान इसे समझने और स्वीकार करने लगता है और आखिर में वयस्क होने पर एक सुरक्षित तरीके से इसमें शामिल होता है। यहाँ सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि जब इन इच्छाओं को शुरुआत में ही नॉर्मल मान लिया जाता है तो ये आगे चलकर इंसान को किसी भी तरह की आंतरिक शर्म, घबराहट या डिप्रेशन से पूरी तरह बचा लेता है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की एक बहुत ही पावरफुल जर्नी है। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे आफ्टर केयर कहते हैं। ये किसी भी BDSM अनुभव का सबसे अहम हिस्सा है। अनुभव की ठीक बाद एक दूसरे के पास बैठना, बात करना, आराम करना, ये सब उस पूरे अनुभव की संवेदनशीलता को पूरी तरह से अपनाना है। ये वो समय होता है जब पार्टनर्स के बीच विश्वास और भी गहरा हो जाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कई मामलों में ये एक बहुत ही सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में पुराने मनोवैज्ञानिक आघातों या ट्रॉमा को हील करने में भी मदद करता है। ये सच में एक बेहद खूबसूरत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो सब कुछ समझने के बाद सोचने वाली बात ये है, क्या अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को पूरी सहमति और अटूट विश्वास के साथ एक्सप्लोर करना सच में हमारी सबसे बड़ी मानवीय ताकत और आपसी जुड़ाव को खोलने की चाबी हो सकता है? बिल्कुल। आज के इस डेटा और विज्ञान ने किंक को एक समाज की वर्जना से निकालकर सहानुभूति और अंतरंगता को समझने का एक बहुत ही शानदार और साइंटिफिक टूल बना दिया है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस विषय पर कुछ नई रोशनी पड़ी होगी। इस बेहद दिलचस्प चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।